बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। ईद के बाद आज हमारी पहली वीडियो है जो आपके खिदमत में हम पेश करने के लिए जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है बेसिकली डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो लेक्चर जिन लोगों ने हमारा नहीं देख सके किसी वजह से, ईद की मसरूफियत वगैरह के सबब, काइंडली उसको पहले ज़रूर देखें। उसका फ़ायदा उनको ये पहुँचेगा कि उस टॉपिक के अंदर हमने इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड बात करी है ताकि वो आपस में इंटरलिंक्ड हो जाएगा। ये जो टॉपिक है इसको हम नाम दे रहे हैं BS2 का। BS का मतलब होता है बेसिक अकाउंटिंग और 2 फर्स्ट लेक्चर जो है वो इम्पोर्टेंस से रिलेटेड था और आज का जो लेक्चर है वो आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा, डेफिनेशन से रिलेटेड है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अकाउंट्स के हवाले से मालूमात उनकी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और अकाउंटिंग का सब्जेक्ट उनको मुश्किल लगता है। उनके लिए आज का वीडियो लेक्चर यकीनी तौर पर इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होने जा रहा है। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखना, उसको स्टडी करना, ये अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। स्टूडेंट देखें, 2 लाइन की डेफिनेशन आपके सामने बोर्ड के ऊपर नज़र आ रही है, लेकिन ये है तो 2 लाइन की, लेकिन अगर हम इसको ईमानदारी से बात करें तो ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली अपने अंदर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने समंदर को बंद कर दिया है कूज़े के अंदर। कूज़ा इतना सा होता है और समंदर आपको पता है बहुत लामहदूद होता है, तो कूज़े के अंदर समंदर को बंद कर देने के मुतरादिफ है ये 2 लाइनें जो कि बोर्ड के ऊपर नज़र आ रही हैं। देखते हैं कि क्या मेरी बात सही है या गलत, फैसला आप लोगों पर छोड़ देता हूँ। जो हमने यहाँ पे आपके सामने डेफिनेशन लिखी है अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो क्या लिखी है कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। अकाउंटिंग एक फ़न है। पहला लफ्ज़ आया यहाँ पर आर्ट। किस चीज़ का आर्ट है? ऑफ रिकॉर्डिंग। नंबर 1 पहला वर्ड आया रिकॉर्डिंग, सेकंड वर्ड आया क्लासीफाइंग, थर्ड आया हमारे पास समराइजिंग, फोर्थ वर्ड आया हमारे पास इंटरप्रेटिंग। किस चीज़ को? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। और किस चीज़ में करना है? फाइनेंशियल या मॉनेटरी टर्म्स में करना है। एक एक वर्ड को हम देखते हैं, उसकी इन डेप्थ जो उसके अंदर पूरी मालूमात हैं उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। पहला लफ्ज़ आया अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। अकाउंटिंग एक फ़न है। ये जो फ़न है ये बेसिकली उर्दू वाला फ़न है, फे नून ज़बर फ़न। ये बेसिकली इंग्लिश वाला फ़न नहीं है कि जिसके मायने आपको पता है मज़ाक के होते हैं। तो हम अकाउंटिंग को क्या कह रहे हैं? अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। अकाउंटिंग एक फ़न है। पहला सवाल ये पैदा होता है कि इसको हम फ़न का नाम क्यों दे रहे हैं। अगर आपको ये पता हो कि फ़न किस चीज़ को कहते हैं तो अकाउंटिंग के बारे में खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि ये फ़न है या नहीं है। अगर आपके पास किसी शख्स के पास किसी भी चीज़ का फ़न मौजूद हो तो उस फ़न की बुनियाद के ऊपर वो बेसिकली बंदा अपने काम के अंदर कोई ना कोई सलाहियत रखता है, कोई ना कोई कैपेबिलिटी रखता है। उस कैपेबिलिटी की बुनियाद के ऊपर उसको फ़ायदा ये पहुंचता है कि वो अपने मकसद को हासिल कर लेता है। सेम यही कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं अकाउंटिंग के ऊपर कि अकाउंटिंग बेसिकली एक फ़न है और इस फ़न के बुनियाद के ऊपर जिसके पास ये फ़न होगा उसके बुनियाद के ऊपर बेसिकली वो बंदा जो है वो अपने अंदर कुछ सलाहियतें पैदा कर लेगा। उन सलाहियतों का फ़ायदा क्या होगा स्टूडेंट्स? उन सलाहियतों का फ़ायदा ये होगा कि डिसीजन मेकिंग में उसको हेल्प मिलेगी। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने तफसील से डिस्कस किया है कि डिसीजन मेकिंग की क्या अहमियत है। तो अकाउंटिंग एक फ़न है। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल और पैदा होता है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो साइंस है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ताज्जुब होगा इस सवाल पर ही कि अकाउंटिंग का साइंस से क्या लेना देना। बताइए तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल बेतुका सा सवाल है कि साइंस तो बहुत सारे समझते हैं कि जैसे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इनको हम प्योर साइंसेस कहते हैं या एग्जैक्ट साइंस कहते हैं। तो क्या अकाउंटिंग को हम साइंस करार दे सकते हैं? जवाब है जी हाँ, अकाउंटिंग एक साइंस भी है। यकीन आए बुक्स का आप स्टडी कर सकते हैं, अकाउंटिंग एक साइंस भी है। सवाल पैदा होगा अकाउंटिंग को साइंस कैसे कह दिया गया? तो इसका मतलब वो जो लोग ये कहते हैं कि अकाउंटिंग साइंस नहीं है वो बेसिकली लफ्ज़ साइंस को समझ नहीं पा रहे हैं। साइंस होता क्या है पहले वो स्टडी करते हैं। साइंस का मतलब है बॉडी ऑफ नॉलेज। नॉलेज आपको पता है इल्म को कहते हैं। बॉडी ऑफ नॉलेज इनके इल्म का कोई ना कोई उसके अंदर ताल्लुक बन रहा होगा, तो इसलिए हमने उसका नाम क्या दे दिया? बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या अकाउंटिंग आपको बॉडी ऑफ नॉलेज से ताल्लुक़ रखती है? जवाब है 100% ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि अकाउंटिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन देती है, आपको मालूमात देती है और उन मालूमात की बेस के ऊपर आप डिसीजंस लेते हैं। इट मीन्स दैट अकाउंटिंग को हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक साइंस भी है, लेकिन वैसी साइंस बहरहाल नहीं है जिस तरीके से प्योर साइंसेज होती हैं। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर चेंज रूनुमा होता रहता है, जिसके अंदर तब्दीली रूनुमा होती रहती है वक्त गुजरने के साथ साथ। और वो जो तब्दीली है वो बेसिकली इम्प्रूवमेंट है। तब्दीली का ये मतलब नहीं कि आप कोई नेगेटिव जा रहे हैं,
तब्दीली का मतलब होता है पॉजिटिव जा रहे हैं, और पॉजिटिव जो है जो आप जा रहे होते हैं अकाउंट से रिलेटेड सब्जेक्ट के अंदर, उसके अंदर जो तब्दीली है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं कि वो बेहतर से बेहतर अपने आप को किया जाता है। और कौन करता है? अकाउंटिंग की बॉडीज करती हैं। टॉपिक पे हम आते हैं वापस, और क्या कह रहे हैं? अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक फन है ऑफ रिकॉर्डिंग। पहला लफ्ज आया यहाँ पे रिकॉर्डिंग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। नंबर 1 इसको नाम देता हूँ रिकॉर्डिंग का। नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स? क्लासीफाइंग। नंबर 3 क्या है? समराइजिंग। और नंबर 4th पॉइंट जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रेटिंग। इन चारों पॉइंट्स को आपको समझना है, इंशाल्लाह ताला आज का लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो जाएगा। अकाउंटिंग एक फ़न है, ये वाला फ़न किस चीज़ का? रिकॉर्ड करने का। अकाउंटिंग के हवाले से याद रखिएगा, हर वो चीज़ अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग कहलाती है कि जिसको आप जर्नलाइज करते हैं। जर्नलाइजिंग का मतलब होता है जर्नल, जो अकाउंटिंग के अंदर बताते खुद एक चैप्टर का नाम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास बहुत सारी ट्रांजेक्शन जैसे ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं डेली बेसिस के ऊपर, और जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पे कह सकते हैं आप हज़ारों ट्रांजेक्शन होती हैं एक ही दिन में, सिंगल डे। तो ट्रांजेक्शन्स को अपने पास क्या करते हैं वो लोग? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाकायदा अपने पास रिकॉर्ड करते हैं, दर्ज करते हैं। और रिकॉर्डिंग का बाकायदा एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर की तफसीलात में मैं नहीं जा रहा हूँ कि जिसके अंदर आपको ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना पड़ता है, उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपको जो है उसका हेड ऑफ अकाउंट देखना पड़ता है, उसकी नेचर ऑफ अकाउंट देखना पड़ता है, डेबिट क्रेडिट का रूल अप्लाई करना पड़ता है, और फिर कहीं जाके आप जो है वो एंट्री पास करते हैं। वो जो एंट्री पास करते हैं उसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग आप बोलें या आप ये कह सकते हैं कि उस ट्रांजैक्शन को आपने अपने पास दर्ज कर लिया। जो समझ लीजिए अकाउंट से रिलेटेड सबसे पहला बुनियादी काम है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, फन है किस चीज़ का? रिकॉर्ड करने का, यानी कि जर्नलाइजिंग करने का। जर्नलाइजिंग के बाद अगला मरहला आता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग स्टूडेंट्स क्या होता है? क्लासीफाइंग का मतलब होता है जैसे कि आप दर्जा बंदी कर रहे हैं। जैसे एक छोटी सी मिसाल इसके लिए मैंने बना के रखी हुई है, और एग्जाम्पल ये है कि फ़र्ज़ करें जैसे कि स्कूल होता है, स्कूल के अंदर आपको पता है असेंबली होती है। असेंबली के अंदर KG 1 से लेकर मैट्रिक तक का बच्चा एक ही जगह पर एक ही मैदान के अंदर मौजूद रहता है। लेकिन जैसे ही असेंबली ख़त्म होती है सारे के सारे बच्चे अपनी अपनी मुतालिका क्लासेस में जाते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि KG 1 का बच्चा 1 में जाके बैठ जाए और KG 2 का बच्चा 2 में जाके बैठ जाए, 3 का बच्चा 5 में बैठ जाए। ऐसा कभी नहीं होता। अगर कोई बच्चा ऐसा हरकत शरारत में भी करे तो उसको रोका जाता है। इंतहा ये है कि एक ही क्लास के जो अगर अलग अलग सेक्शंस हैं, फर्स्ट करें सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, तो A सेक्शन का बच्चा B में जाके और B का बच्चा C में जाके नहीं बैठ सकता। क्या मतलब? जिस क्लास का जो बच्चा होगा उसी मुताल्लिका क्लास में जाके बैठेगा। सेम यही कंसेप्ट यहाँ पर है। अकाउंट्स के अंदर जब आप रिकॉर्डिंग का काम कर रहे होते हैं तो रिकॉर्डिंग के अंदर बेशुमार ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो कि आपको अपने पर रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं। कुछ कैश ट्रांजेक्शन्स हैं, कुछ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हैं, कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं मालिक ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कुछ चीज़ कारोबार से निकाल ली, कभी फ़र्ज़ करें उसने माल ख़रीदा है, कभी माल उसने बेचा है, कभी जो है वो अखराजात को अपने पास रिकॉर्ड करना है, कभी आमदनी को रिकॉर्ड करना है। इस तरह से बेशुमार ट्रांजेक्शन्स हैं जो इधर आ गए रिकॉर्डिंग में। लेकिन जब आप क्लासीफाइंग की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जो अकाउंट जिस हेड से ताल्लुक़ रखता होगा उसी हेड में जाके उसको पोस्ट करना पड़ता है। इस पूरे प्रोसीजर को हम बोलते हैं, बज़ाहिर तो यहाँ क्लासीफाइंग वर्ड है लेकिन अकाउंट्स की ज़बान में इस पूरे प्रोसीजर को हम बोलते हैं लेजर पोस्टिंग, जो बताते खुद एक अलग चैप्टर है। लेजर पोस्टिंग में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो भी अकाउंट आपने रिकॉर्ड किया अपने पास जर्नल एंट्री के अंदर पास करी एंट्री, उस एंट्री का जो डेबिट और क्रेडिट के अंदर वर्ड आया जिसको आप हेड ऑफ अकाउंट बोलते हैं, वो मुताल्लिका जाके लेजर के अंदर मुताल्लिका जाके टी अकाउंट में जाके पोस्ट होता है। तफसीलात इंशाल्लाह ताला आपको इसी चैप्टर में मिलेंगी जो कि जनरल लेजर का है। अभी तो सिंपल मैं आपको एक जनरल कंसेप्ट दे रहा हूँ, आइडिया बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अकाउंटिंग क्या है। सबसे पहले आपने देखें स्टूडेंट्स क्या किया, रिकॉर्ड किया, अपने पास मेंशन की उस ट्रांजेक्शन को। रिकॉर्ड करने के बाद आपने वो अकाउंट जिस टी अकाउंट से जिस लेजर से ताल्लुक़ रखता होगा उसके अंदर जाके पोस्ट कर दिया, जिसको आप बोलते हैं लेजर आपने बनाया। तीसरा मरहला जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है देखें बोर्ड पे लिखा हुआ है समराइजिंग। क्या मतलब हुआ, ट्रांजेक्शन्स तो लातादाद हैं, बेशुमार ट्रांजेक्शन्स, उनको अपने पास अपने दर्ज कर चुके हैं, मुताल्लिका टी अकाउंट्स में भी लेके चले गए हैं। लेकिन समराइजिंग का पहली बात मतलब क्या है, समराइजिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तैयारी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, माली गोशवारी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये याद रखिएगा मुख्तलिफ तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार होते हैं। इसकी तफसीलात इंशाल्लाह ताला किसी और लेक्चर में आपको दूंगा।
जैसे फ़र्ज़ करें इनकम स्टेटमेंट तैयार होती है, बैलेंस शीट तैयार होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार होता है, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन रिटेन अर्निंग तैयार होता है, जिसको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन शेयर होल्डर इक्विटी भी कहा जाता है। इसी का एक नाम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी है। ये सारे के सारे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक और इसका कंपोनेंट है नोट्स टू द अकाउंट्स, ये भी इसके अंदर शामिल है। तो कहने का मतलब हुआ ये 5 आपके पास कंपोनेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, और इन पांचों को आप बोलते हैं कि आपने अपने सारे के सारे अकाउंटिंग के सारे मरहले को क्या कर दिया, समराइज कर दिया, यानी कि खुलासे की सूरत में पेश कर दिया। अब हम ये कह सकते हैं, सोच सकते हैं इतना लंबा चौड़ा हम काम करते हैं तो खुलासा पेज जो हमने किया, जो बनाया, उसका क्या फ़ायदा है? तो असल चीज़ ही उसका फ़ायदा हासिल करना है। इसकी एक छोटी सी मिसाल है, जैसे आपको भूख लग रही है, आप बाहर गए, सब्ज़ी लेकर आए, गोश्त लेकर आए, आपने पकाया, पकाने के बाद खाना तैयार हो चुका है। तो खाना जो तैयार हुआ, याद रखिएगा, वो मकसद नहीं है। खाना तैयार होने के बाद उसको खाना जो है वो मकसद है। सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। क्या मतलब? आपने अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया, उसको क्लासीफाई किया, मुख्तलिफ जो लेजर्स हैं वहाँ पे पोस्ट किया। असल चीज़ है आपने खुलासा बनाया। खुलासे का मतलब होता है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनका मैंने जिक्र किया वो बनाया। ये असल टारगेट नहीं है। असल टारगेट ये है कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के बाद चौथा और आखिरी काम करेंगे, और स्टूडेंट्स ये क्या काम है? इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेट का मतलब होता है रिजल्ट्स अखज़ करना, रिजल्ट्स निकालना। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे आपने फ़र्ज़ करें किसी भी चीज़ को जो आप तैयार करते हैं उसका जो मगज़ होता है, उसकी जो बुनियादी चीज़ होती है जिसको आप रूह कह सकते हैं, वो बेसिकली इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स है। नताइज को अगर कोई शख्स सही तरह से अखज़ ना करे तो याद रखिएगा उसके डिसीजन मेकिंग का अमल जो है वो गलत साबित हो सकता है, पूरा प्रोसीजर बर्बाद हो सकता है। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स का मतलब क्या है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिए हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए, जो समराइज हमने किया, उसके बाद हमारा टारगेट ये होता है कि उनको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो लोग यूज़ करेंगे, जिनको हम बोलते हैं यूज़र्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनके लिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे होने चाहिए कि जिनसे वो फ़ायदा उठा सकें। फ़ायदा नहीं कह रहा हूँ, फ़ायदा उठा सकें। और जब वो फ़ायदा उठाएंगे स्टूडेंट्स, तो वो अमल क्या कहलाएगा? इंटरप्रेट करना कहलाएगा। यानी कि नतीजे को उन्होंने अखज़ किया, नतीजे को अखज़ करने के बाद फ़ायदा क्या होगा? उसकी बेस के ऊपर वो डिसीजन मेकिंग करेंगे, डिसीशंस लेंगे। डिसीजन लेने का फ़ायदा क्या होगा? डिसीशंस जो होते हैं, फैसला साजी जिसको हम कहते हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर ही ये देखा जाता है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ तक लेके जाना है और किस हद तक तरक्की देनी है। सारी बातों का खुलासा क्या है कि अगर आपने नताइज सही अखज़ नहीं किए, सारा काम बेकार हो जाएगा। नताइज कैसे अखज़ होंगे अच्छे? जब आप अच्छा खुलासा तैयार करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छा बना ही नहीं सकते जब तक कि आपने लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस का काम नहीं किया, एडजस्टमेंट वगैरह का काम नहीं किया। और ये काम हो ही नहीं सकता अच्छी तरीके से जब तक कि आप रिकॉर्डिंग ना करें। इसका मतलब वो जिस तरह जंजीर होती है, एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुड़ा हुआ होता है, कहीं से भी आप एक हिस्सा निकाल दें, जंजीर टूट जाएगी। सेम यही बात है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तैयारी, उससे पहले लेजर की तैयारी, उससे पहले रिकॉर्डिंग, और उसके बाद रिजल्ट्स निकालना, ये सारा का सारा अमल जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मरबूत है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है। अच्छा भाई, एक सवाल है छोटा सा। अकाउंटिंग एक फ़न है, हमने देख लिया, रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, समराइज करने का और रिजल्ट्स निकालने का। किस चीज़ को भाई? तो जवाब है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। कारोबारी जितनी भी लेन देन होंगी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगी, जैसा कि माल को ख़रीदना, माल को बेचना, बिका हुआ माल वापस आ जाना, ख़रीदा हुआ माल रिटर्न हो जाना, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना, आमदनियों को रिकॉर्ड करना, वगैरह वगैरह बेशुमार ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर ये सारा काम हो रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि सारा का सारा काम जो है फाइनेंशियल या मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए। फाइनेंशियल या मॉनेटरी टर्म्स से क्या मुराद है? फाइनेंशियल या मॉनेटरी टर्म्स का मतलब ये होता है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी आप रिकॉर्ड करेंगे अपने पास, वो हर हाल में उसके अंदर कोई ना कोई करेंसी इन्वॉल्व होनी चाहिए। अगर आप खाली ये बोलते हैं कि आपने फ़र्ज़ करें 5 किलो फला चीज़ ख़रीदी, अगर आप बोलते हैं 2 किलो फला चीज़ आपने बेच दी, तो ये बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं कहलाती है। क्यों? क्योंकि बिज़नेस ट्रांजैक्शन के अंदर ये बात बयान करना लाजमी है कि वो जो 2 किलो फला चीज़ बेची या 5 किलो फला चीज़ ख़रीदी, वो बेसिकली उसकी अमाउंट कितनी है, कितने में आपने ख़रीदा, कितने में आपने बेचा। अगर आप फ़र्ज़ करें कहते हैं मालिक ने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ड्राइंग्स कर ली, ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगी।
क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि उसने ड्राइंग जो की है उसकी अमाउंट क्या है। मालिक ने कारोबार में कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए, आप अगर ये नहीं बताते कितने पैसे इन्वेस्ट किए तो ये नामुकम्मल बात है। इसका मतलब ये हुआ फाइनेंशियल या मॉनेटरी टर्म्स लाजमी इन्वॉल्व होंगे कि उसमें 2 रुपये हैं, 2 करोड़ रुपए हैं, 2 लाख रुपए है, अमाउंट लाजमी इन्वॉल्व होती है। इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि रुपए में है, डॉलर में है, यूरो में है, करेंसी कोई सी भी हो, लेकिन करेंसी मौजूद होना लाजमी है। स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर से उम्मीद है आपको भरपूर फ़ायदा इंशाल्लाह ताला पहुँचेगा, क्योंकि आज का हमारा जो लेक्चर है उसी बेस के ऊपर इंशाल्लाह ताला हम फ्लाई करेंगे, क्योंकि आगे हम सारी इन्हीं चीज़ों के बेस के ऊपर आगे अपनी ये चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। आज की हमने डेफिनेशन जो है आपके पूरे लेक्चर के अंदर ही हमने पूरा डेफिनेशन तफसील से आपको बताई है, इसको ज़रूर स्टडी करें। जिन लोगों ने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सरल अहमद के नाम से। लाइक ज़रूर करें हमारे वीडियो लेक्चर्स को, कमेंट्स पास करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको हमारी जो मेहनत है उससे आपने कितना इस्तेफ़ादा हासिल किया। शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स में तो उससे हमें फ़ायदा ये पहुंचेगा कि उनको फ़ायदा पहुंचेगा तो हमें फ़ायदा पहुंचेगा, हमारे व्यूवर्स इस तरह इंशाल्लाह बढ़ सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।